आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया, कि मेक इन इंडिया। चाइना। ये कुछ शब्द भारतीयों के व्हाट्सएप का ही नहीं बल्कि शाम की चाय का चर्चा भी बन गए हैं। नाम से तो कुछ ऐसा लगता है कि ये बहुत ही उम्दा स्कीम्स हैं जो इंडिया को सुपर पावर बना के ही छोड़ेंगे और हमें बाहर के सस्ते खराब माल की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन सच्चाई में ये कुछ YouTube चैनल्स के थंबनेल की क्लिकबेट की तरह है। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया का जन्म सितंबर 2014 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था हमारे देश के 56 इंच चेस्ट क्लैप उर्फ देश के चौकीदार उर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और देखो भाई, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कोई नया तो था नहीं। काफ़ी सरकारों ने इसको लॉन्च इम्प्लीमेंट करना चाहा है, जैसे कि कांग्रेस ने 2004 और 5 में। लेकिन मोदी जी के मेक इन इंडिया कैंपेन की खूबी ये है कि अब मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस्ड, टारगेटेड और डिसाइसिव है। आसान शब्दों में, इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड। और हाँ, सब कुछ भारत में ही बनेगा। इस कैंपेन के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपना स्तंभ बना के देश का जीडीपी बढ़ाने की कोशिश थी, क्योंकि बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग तभी तो आएगी इन्वेस्टमेंट। और इससे होगा ये कि लाखों करोड़ों जॉब्स प्रकट हो जाएंगे और नए बिजनेसेस की राह खुल जाएगी। It's over 9,000! इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इन 2020। नहीं। लेकिन बाकी सारी सरकारी स्कीम्स की तरह जो फेल होती ही रहती हैं, most of it lies unutilized. Data leak that has just come out today. The fact, as we know it now, is that only 10,700 crores of 500 and 1,000 rupee notes did not, in fact, come back into the system. ये भी ठप्पी पड़ गई। भाई देखो, हम सबका तो यही मानना था कि मोदी जी का कैंपेन मेक इन इंडिया कुछ अलग होगा, मगर आज के आंकड़े देखें तो इसको एक फेलियर बोलना कोई गलत बात नहीं होगी। जिस कैंपेन का नाम ही मेक इन इंडिया था पर इसका बैनर तक इंडिया से बाहर बना, ऐसी स्कीम को आप क्या ही बोलेंगे। खैर, ये सब छोड़िए, अब आते हैं थोड़े टेक्निकल आंकड़ों पर। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश 2013-14 में 31.3% से गिरकर 2017-18 में 28.6% हो गया। भाई 10% ग्रोथ की बात तो छोड़ो, इधर तो उल्टा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स का तो देखो, हमारे लिए तो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए डबल डिजिट ग्रोथ को अपना लक्ष्य बनाकर प्लानिंग कर रही थी। कोई तुक है इस बात की? भारत के इतिहास में अभी तक डबल डिजिट ग्रोथ सिर्फ 2 ही बार देखी गई है। एक बार अप्रैल 2012 में और दूसरी बार नवंबर 2019 में। सस्टेन्ड ग्रोथ रेट हमेशा 3% से कम ही रहा है। ये प्लानिंग इतनी वाहियात थी कि भारत सरकार को ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना टारगेटेड टाइम फ्रेम भी बढ़ाना पड़ा। सरकार द्वारा दिए गए मैनिफेस्टो में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 2022 तक 25% होना चाहिए था, लेकिन अब यही लक्ष्य 2025 में कर दिया गया है। और जब भारत सरकार से कुछ हो नहीं पाता है तो हम सबको पता है कि दोषी या तो पाकिस्तान है या फिर कांग्रेस। उनकी शिकायत तो जी ये है कि उनको तो कांग्रेस से घिसी पिटी इकोनॉमी ही हैंडेड डाउन की गई थी, तो जो भी अच्छा हो रहा है वो हम ही कर रहे हैं, गलत तो बाकी सब लोग कर गए हैं। और देखिए, अगर ये पूरी सच्चाई ना भी हो, इतनी बात हम समझते हैं कि इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब थी जब बीजेपी पावर में आई थी। चलिए, उनकी रीजनिंग को हम थोड़ा मान भी लेते हैं, लेकिन कब तक? भैया 2014 से 2020 लग गया, हमने अभी तक 15 लाख नहीं देखे अपने अकाउंट में। कहाँ है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और कहाँ है सुपर पावर 2020? और कब तक दोष देंगे भाई पाकिस्तान और कांग्रेस और फलाना और चाइना वगैरह को? कभी ना कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। देखिए दोस्तों, हमारे हिसाब से मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव की सबसे बड़ी कमजोरी थी
कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत निर्भर है। इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए तभी ये मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ पाएगी। पर अगर कल को फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए ही ना तो आप क्या करेंगे? ऐसी चीजें मार्केट में अनिश्चितता फैला के डिमांड सप्लाई चेन का बैलेंस बिगाड़ देती हैं। क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे आप डिपेंडेंट तो बाहर के कंजम्पशन पे ही है ना। दूसरा बड़ा इशू इस पॉलिसी के साथ है इम्प्लीमेंटेशन। भाई जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि एक पॉलिसी को फोकस में रख के उसी पर ध्यान दें, ना कि उसके ऊपर फाइलों पे पॉलिसी बढ़ाए जाएं। इससे होता ये है कि देश को फ़ायदा कुछ होता नहीं है और वो पॉलिसी के पेपर किसी बंद कैबिनेट में धूल खा रहे होते हैं। चलिए आप ये मान लीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ भी रही है और उनके एप्लीकेशन फाइल्स भी आराम से अप्रूव हो रहे हैं, जो कि मानना बहुत ही कठिन है, पर हाइपोथेटिकली मान लीजिए। तो उसके बाद भी क्या ये इनिशिएटिव को हम सक्सेस मान पाएंगे? नहीं। रीज़न नंबर 1, वर्कर्स। आपके पास बटर चिकन बनाने के लिए सारी सामग्री है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अच्छा बटर चिकन बना लेंगे। अगर आप उस सामग्री में से चिकन लेग पीस कुछ एक चीज़ भी जला देते हैं, वो एक क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट नहीं रह जाता है। चलिए बटर चिकन को बटर में रहने देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे वर्कर्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं वो बाहर के वर्कर्स से काफ़ी कम स्किल्ड हैं। और क्यों एक कंपनी अपने पैसे एक अनस्किल्ड लेबर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगी जब उसे पता है कि चाइना में सेम इन्वेस्टमेंट से उनको और अच्छे स्किल्ड लेबर मिलेंगे और अच्छे क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट मिलेंगे। ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली ही बात होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम इन मुश्किलों से ऊपर उठकर नहीं आ सकते हैं। ऑन पेपर ये बहुत ही तगड़ा और मजबूत इनिशिएटिव है जिसको थोड़े रिफाइनमेंट और एडजस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि हम इसको एक आत्मनिर्भर इनिशिएटिव बना सकें। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास बटर चिकन बनाने की सारी सामग्री है, बस चाहिए तो एक अच्छा शेफ़। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स 35% से 25% कर दिया और बहुत सारे रूल सिंप्लीफाई कर दिए हैं, जिससे कि भारत में बिजनेस करना और भी आसान हो गया है। और अभी देश का माहौल भी कुछ ऐसा है कि भारतीयों में कुछ अपना बनाने की उत्सुकता है। बस अब हमें ये दृढ़ता और संकल्प कायम रखना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये सिचुएशन एक कॉलेज गोवा ट्रिप की तरह बन जाए जहां आना तो सब चाहते हैं पर असल में आता कोई नहीं। चलिए इसी के साथ हम आपकी अलविदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी तो चाइना की